आप लोग सब स्वस्थ हैं? आपका चित्त भी स्वस्थ है ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। क्या टाइम हो गया होगा? 11:17? नहीं, आज तो नहीं है, उनका नहीं है। नहीं, आने वाला है, लेकिन वो टाइम हो गया ना उसका। 2 बार आता है बेटा वो भी। हाँ जी, चालू कर दिया प्रोग्राम इधर से। क्या चल रहा था अपना? देखो, आज मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया है मैंने आपको अभी तक। विधानमंडल, केवल एक टॉपिक। और उसको भी मैंने जनरल तरीके से लिया है। रिपीटेशन में दोबारा ले लूंगा। आज एक टॉपिक दूसरा वाला जो स्टार्ट करते हैं, दोबारा बोल रहा हूं, उसको रिपीटेशन में दोबारा ले लूंगा। आज एक दूसरा टॉपिक लेते हैं और उसका नाम है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, और उसको बोल लेंगे पंचायती राज। पंचायती राज एक प्रकार की व्यवस्था है, और इस पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से बने हुए हैं, हेडिंग बना करके कॉपी बंद करके पेन वहीं फंसा लो। और फिर हम बात करते हैं कि पंचायती राज है क्या। समझने की कोशिश करना। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर, जो मूल संविधान है, उस मूल संविधान में अनुच्छेद नंबर 40, केवल 40, इसमें पंचायतों के गठन की बात की है। किसकी बात की है? पंचायतों का गठन किया जाए। तो पंचायतों के गठन की जानकारी संविधान के कौन से अनुच्छेद में? एकमात्र अनुच्छेद जिसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है, अनुच्छेद 40 है। मूल संविधान की बात हो रही है। मूल संविधान का मतलब हो गया बाद में हमने और जोड़ दिया और घटा दिया, यानी संविधान संशोधन कर दिया, वो बाद की बात है। इसका मतलब पहली जानकारी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंस रखती है कि आपसे पूछा जाए कि भारत के मूल संविधान में कौन से अनुच्छेद में पंचायतों की जानकारी वर्णित है, तो एकमात्र अनुच्छेद कौन सा है? 40। इस 40 को यूं डिफाइन कर सकते हैं कि देखो, इस प्रकार से पार्ट है, भाग, भाग और अनुच्छेद इस प्रकार से होती है। तो जैसे भाग फर्स्ट में 1 से 4 तक अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद क्रमांक है। जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में 5 से 11 तक अनुच्छेद है। फिर थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद है। और फोर्थ पार्ट है, ये आपके 36 से लेकर 51 तक पार्ट है। इसमें हमारे संघ व राज्यों की बात लिखी गई है, संघ एवं राज्यों की बात। इसमें जो बात लिखी गई है, जो हमारे 5 से 11 तक में है, इसमें हमारे नागरिकता से संबंधित जानकारी लिखी हुई है। किससे संबंधित? नागरिकता। इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित बात लिखी गई है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से संबंधित बात लिखी गई है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ नीति निदेशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ये जो नीति निदेशक तत्व है ना, इसमें यानी भाग 4 में किस चीज की जानकारी है? तो आपने बता दिया 40 से 51, इसका मतलब 40वां अनुच्छेद इसी में आ रहा है। तो पूछा जा सकता है कि भारत के मूल संविधान में पंचायतों की गठन की जानकारी किस भाग में वर्णित है? कौन से भाग में वर्णित है? तो आपका चौथे भाग में, चौथे भाग में वर्णित है। और चौथे भाग में किस चीज की जानकारी लिखी हुई है? नीति निदेशक तत्वों की, जो हमने आयरलैंड से प्राप्त किए हैं। 10 तक पढ़ लिया हमने, आयरलैंड से प्राप्त किए हैं। इट मीन्स चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व वालों में अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की एक जगह वर्णन, और कहीं भी नहीं है 395 अनुच्छेदों में से। ये बात क्लियर हो गई हमारे। दूसरी जानकारी, इस पंचायत राज का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है? तो इसका जैसे उद्देश्य बात करें तो इसका उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये जो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना ही इसका उद्देश्य माना जाता है। विकेंद्रीकरण करने का मतलब शासन सत्ता को विभिन्न भागों में बांट दो, जिससे मजबूती के साथ में शासन का संचालन किया जाए। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और यह उदाहरण आपको अब बता रहा हूं। एक परिवार में शादी का आयोजन किया जा रहा है। इस उदाहरण को समझने की कोशिश करना। और शादी के आयोजन में जैसे आप लोग 2 और 2 4, 2 6 लोग हैं। 6 लोगों को ही सारे काम करने हैं।
सारे काम कौन कौन से? कार्ड छपवाने हैं, कार्डों का वितरण करना है, हलवाई करना है, टेंट करना है, घोड़ी करना है, बाजा करना है, यहां तक कि आपको शॉपिंग भी करनी है। सारा काम आपको करना है। फिर आपको सारी व्यवस्थाएं भी देखनी है कि बारात आएगी या जाएगी, आएगी तो क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी, खाने में क्या रहेगा, सारा मेनू आपको सेट करना है। सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब एक तरीका तो यह है कि आप 6 के 6 कार्ड छपवाने गए, 6 पहुंच गए, कार्ड वितरण करने 6 पहुंच गए, फिर आप गोड़ी करने गए, 6 पहुंच गए, सामान खरीदने गए, 6 पहुंच गए। एक तो तरीका यह है, जो प्राचीन समय में ऐसा हुआ करता था। अब आजकल कैसे हो गया? 2 लोगों को जिम्मेदारी कि आप कार्ड छपवाओगे और कार्ड वितरण का काम आपको ही। ये तो गाड़ियां या ये आपके व्हीकल रहेगा, और आप आगामी 4 दिन में 5 दिन में आप कार्ड वितरण कर देना। ये लिस्ट रहेगी, इसमें चिन्ह लगाते चलना किस किस के पहुंच गया और किसके नहीं पहुंचा, और कोई याद आ जाए तो आप इसमें एंट्री कर देना और सूची हो जाए तैयार, शाम को बैठ के बात कर लें। 2 लोगों को जिम्मेदारी दी कि आप घोड़ी बाजा टेंट ये हलवाई ये काम आप 2 करेंगे, और 2 को जिम्मेदारी दी आप शॉपिंग का काम कर लो पूरा। और फिर सारा काम, मतलब कह रहे हैं कि विधिवत काम करने के लिए, बोलो ये बाद वाला तरीका अच्छा लगा? सुचारू करने के लिए शाम को बैठ जाओ, सारे दिन में आपने क्या किया, क्या ड्यू रह गया और क्या करना शेष है, कल किससे मिलना है, किससे क्या करना है। तो ये दूसरा वाला तरीका अच्छा लगा, यानी आपने काम को डिवाइड कर दिया। काम को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण करना। इसी को क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण करना। अब यहां पर बात आ रही है सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात हो रही है। सत्ता का मतलब सरकार का, मतलब शासन का। जैसे काम को विकेंद्रीकृत करके हम बढ़िया सुचारू रूप से चला सकते हैं, बढ़िया तरीके से परफॉर्म के साथ में कर सकते हैं, वैसे सरकार को भी आप विभिन्न भागों में बांट दो, जिससे वह मजबूती के साथ संचालित हो सकती है। और मजबूती कैसे? इधर एक अंगूठा और 4 अंगुलियां हैं, यहां भी एक ही अंगुली होती, मोटी होती चाहे से इनके एवरेज के हिसाब से। अब आप देखना किसी खंबे के लटक के देखना, किसी लकड़ी के लटक के देखना, कई बार स्थिति होती है कि छूटने वाले होते हैं, छूटने वाले होते हैं, अंगूठा सबसे पहले छूटेगा, फिर उसके बाद भी ये चली जाएगी, लेकिन लास्ट तक भी ये, मतलब 2 बड़ी अंगुलियां ना, वो लास्ट तक भी टक्कर झेलती रहती है कि बस गिरने वाला हूं। लेकिन फिर भी कई बार तो ये स्थिति है, किसी की दीवार का सहारा लेकर गिरने वाले होते हैं, तो दीवार से 1-2 अंगुलियां भी है ना अपने को रोक लेती है। मतलब ये हो गया कि सरकार को विभिन्न भागों में बांट दो, जिससे शानदार तरीके से, जैसे पकड़ के देखो कितनी मजबूती आएगी। एक अंगुली होती तो मजबूती नहीं आती। शासन सत्ता को बांट दो जिससे मजबूती के साथ में सरकार का संचालन किया जा सके। यही हमारे इस पंचायत राज का उद्देश्य है। आगे विकेंद्रीकरण का मतलब बांटना, जो पहला उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है? बिल्कुल सही लगा, अच्छा लगा, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट इसका एक प्रारंभिक प्रश्न बनता है कि इस प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का पक्षधर सबसे पहला व्यक्ति कौन था, जिसको हम जनक कह सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनक कह सकते हैं। एक प्रकार से ये पंचायती राज है ना, भारत की स्वयं की सरकार है। जैसे आपने नाम सुना होगा सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच, CR DR, आज पूरा पढ़ा दूंगा। इनको सबको जनता चुन करके भेजती है, तो स्वयं द्वारा चुनी जाने वाली सरकारी होगी, इसलिए इसको बोलते हैं स्थानीय स्तर पर स्वयं के द्वारा चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि, या शॉर्टकट में बात करें स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन किसको कहा जाता है? इस पंचायती राज को कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय मतलब हमारा स्वयं का, लोकल लेवल पर स्वयं का शासन, यानी हम खुद ही चुन करके भेज रहे हैं, वो हमारा ही शासन है एक प्रकार से, जनप्रतिनिधि हमारे द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए स्थानीय स्वशासन कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि स्थानीय स्वशासन या पंचायत राज जैसी बात सबसे पहले किसने की? तो इस स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन महोदय को कहते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी था, लॉर्ड रिपन भी था, लॉर्ड लिंटन भी था, लॉर्ड कर्जन भी था। नाम सुना होगा आपने। लॉर्ड रिपन अच्छा विचारधाराओं का आदमी था, लॉर्ड लिंटन थोड़ा सा नेगेटिव विचारधाराओं का आदमी था, और लॉर्ड कर्जन फूट डालो और राज करो वाली नीति वाला था, जो 1905 में भारत का बंगाल जैसे सशक्त राज्य का 2 भागों में टुकड़े करके चला गया था। सुना होगा आपने लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ये लॉर्ड कर्जन वही कर्जन है जिसने 1905 में बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए, और बंगाल के 2 टुकड़े करके
एक बंगाल तो हो गया पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, और एक हो गया पश्चिमी बंगाल। और ये आप याद रखना, ये पश्चिमी बंगाल आज भी हमारा एक राज्य है। किसमें है? भारत का एक राज्य है अभी भी पश्चिम बंगाल। और पूर्वी बंगाल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इसका पूर्वी बंगाल नाम न रख करके इसका नाम हो गया पूर्वी पाकिस्तान। 47 में इसका नाम क्या हो गया? पूर्वी पाकिस्तान। दो पाकिस्तान हो गए थे, एक इधर वाला एक इधर वाला। और इसको फिर 1971 में इंदिरा गांधी जी की देन है कि पूर्वी पाकिस्तान का ही नाम चेंज करके बांग्लादेश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश देख लेना आप, बांग्लादेश। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 1971 में। किसकी देन मानी जाती है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने पुश किया था उन लोगों को कि आप इसको रिचार्ज करना होता है। ये ऐसे बोल रहा है, रिचार्ज हेडफोन। तो आवाज आ रही है अब? अभी भी आ रही है? वेरी गुड। तो देखो, बांग्लादेश जो है ना, ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, क्योंकि हम उससे पहले दो लड़ाइयां लड़ चुके थे। 1965 भारत पाकिस्तान और 1971 भारत पाकिस्तान। तो इस लड़ाई के दौरान इंदिरा गांधी को समझ में आ गया कि इसको अलग करना जरूरी है, वरना ये हमेशा के लिए हमारे सिरदर्द बन जाएगा। तो देखो, ये लॉर्ड कर्जन की देन जो हम आज भी भोग रहे हैं। वरना ये पूर्वी बांग्लादेश, ये पूर्वी बांग्लादेश बनाने की कहां जरूरत पड़ रही थी? लॉर्ड कर्जन नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं होता, बांग्लादेश नहीं होता तो हम पूर्वी बंगाल नहीं मानते, और पूर्वी बंगाल नहीं मानते पूर्वी पाकिस्तान नहीं होता, और पूर्वी पाकिस्तान नहीं होता तो आज हमारा ये पश्चिम बंगाल वैसे ही एक एक बंगाल पूरा होता। बंगाल के दो टुकड़े कर लेते, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के टुकड़े कर दिए, उत्तरांचल कर दिया, फिर उसका नाम वर्तमान में उत्तराखंड कर दिया, कुछ भी कर लेते हम, हमारा नाम कर लेते। लेकिन ये हमारा नहीं रहा, हमारा ही पराया हो गया। तो आपसे नाम से जस्ट बता रहा हूं, तो लॉर्ड रिपन को हम भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब स्वयं का शासन, जिसको हम पंचायती राज कह रहे हैं। ये तीनों लाइनें क्लियर हो गई आप लोगों की। चौथी लाइन, वैसे हम कमजोर नहीं है। भारत ना, भारत में हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान तो अग्रणी राज्य है। 1928 में तो महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर रियासत में पंचायतों का गठन कर दिया था, आजादी से पहले। कि पंचायतें होंगी, पंचायती स्तर पर उनका मुखिया होगा, जनता द्वारा चुन करके आएगा, और ताकि सरकार चलाई जा सके। कोई भी योजना क्रियान्वयन करने के लिए उनको इंडिकेशन करो ना, नीचे जनता से कनेक्ट होने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब 1928 में भी पंचायतों का गठन करने वाली राजस्थान की पहली रियासत बीकानेर थी। पहली रियासत कौन सी बन गई? बीकानेर। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। 1928 राजस्थान की प्रथम रियासत, रियासत नाम क्या हो गया? बीकानेर, ने पंचायतों का गठन किया था। किसका गठन किया था? पंचायतों का गठन किया। कौन से वर्ष किया? 1928 में। ओके, कौन सी रियासत ने किया? बीकानेर रियासत। आप ये और ये दो चीजें इस चौथी लाइन में आपको याद रखनी है, रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 1947 में हम आजाद हो गए, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया, लेकिन संविधान में ई पंचायतों से संबंधित कोई बात थी नहीं। सामान्य जानकारी 1940 अनुच्छेद 40 में थी, भाई पंचायतों का गठन करना चाहिए। अब आपको मैं सामान्य भाषा में कहूं कि आपको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेंगे। आपको ये अवगत करवा दिया जाए कि नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे और आपकी नौकरी नहीं लगेगी, तब जाकर के पढ़ोगे आप। सही बात कर रहा हूं मैं? तो इसमें सामान्य जानकारी थी, और वो भी किसके लिए कही गई थी? राज्य में नीति निर्देशक तत्वों में कही गई, एक राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे, एक राज्य करे तो करे, नहीं तो नहीं करे, इस प्रकार से थी। तो मूल संविधान में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। भारत सरकार का 1952 में गठन हुआ, मैंने ये आपको बता दिया है, एक बार पुनः बता दूं। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पहले आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव, आम चुनाव, आम चुनाव कब हुए? राजस्थान में भी प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ, राजस्थान विधानसभा की 160 सीटों पर। और 1952 में लोकसभा और राज्यसभा के भी आम चुनाव प्रथम बार 1952 में हुए थे। उससे पहले तो हम कैसे चल रहे थे? तो केंद्र में तो संविधान निर्मात्री सभा है ना, वही संसद के रूप में काम कर रही थी, और यहाँ स्थानीय सरकारें थी। लेकिन आम चुनाव 1952 में, जैसे 1952 में आम चुनाव हुए, केंद्र के अंदर लोकसभा का राज्यसभा का गठन हुआ,
लोकसभा और राज्यसभा का गठन होने के बाद में हमारी स्वयं की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद में पहली बार सोचा कि भारत में उस समय दरिद्रता ज्यादा थी, गरीबी ज्यादा थी, भुखमरी ज्यादा थी, तो किस प्रकार से भारत का विकास किया जाए। सरकार ने ऐसे सोचा, और सोचना ये लाजमी बनता था, क्योंकि सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत देश को तो 1947 तक में कंगाल करके चले गए थे। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने सोचा, शब्दों पर गौर करना, सरकार ने सोचा कि कोई ऐसी योजना लागू की जानी चाहिए जिसमें आम भारत के सभी लोगों का फायदा हो सके, सभी लोगों का, जिसमें वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे कहीं पर भी निवास कर रहा हो, शहर में या ग्रामीण क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास की ज्यादा मस्त आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में भी स्थिति यही है कि 75% जनता गांव में निवास करती है और 25% शहरों में। तो गांवों का विकास करने के लिए उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया जाना चाहिए जिससे गांवों का विकास हो सके। तो भारत सरकार ने पहली बार, ये अभी भी कह रहा है कुछ ना कुछ, भारत सरकार ने, गौर से सुनना मेरी बात को, शब्दों को गौर करना, भारत सरकार ने पहली बार 2 अक्टूबर की बात है, कौन सी बात है, 2 अक्टूबर की बात है, 1952 में पहली बार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम ग्रामीण विकास हेतु चलाया। राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू किया ग्रामीण विकास हेतु, ग्रामीण विकास हेतु चालू किया। कौन सी डेट को चालू किया? ये 2 अक्टूबर। तो आपको नहीं याद हो तो भी याद रख लेना कि कोई भी पंचायतों की बात की जाएगी तो 2 अक्टूबर को ही की जाती है। नया कार्यक्रम भी चालू होता है तो 2 अक्टूबर को ही। तो 1952 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चालू किया। तो भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को राष्ट्रीय कार्यक्रम ग्रामीण विकास हेतु चालू किया, गांवों का विकास हो सके, गांव में स्वरोजगार उत्पन्न हो, रोजगार करेंगे तो 2 रुपए उनको सरकार देगी, मेहनताने के रूप में, वेतन के रूप में, सैलरी के रूप में, जो भी है किस रूप में, उससे गाँव का विकास होगा। वर्तमान में नरेगा प्रोग्राम चल रहा है, आपको पता हो तो। नरेगा प्रोग्राम के अंदर काम करते हैं, काम के बदले में उनको पैसा मिलता है, जिससे उनका आम जीवन है ना सामान्य जिया जा रहा है। इस प्रकार का इनका ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का नाम पूछा जाता है तो आप इसका नाम यहां लिख दो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसका नाम क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP। ये कार्यक्रम, इसका नाम रखा गया। 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार ने चलाया, पूरे भारतवर्ष में चलाया। नेशनल प्रोग्राम था, राष्ट्रीय कार्यक्रम था। तो देखो, भारत सरकार बनी है, जैसे नया नया दूल्हा बनाई है, और दूल्हा बनते ही उसने आते ही पहले दिन कहा कि मैं घर वालों के साथ में नहीं रहा हूं। बहुत बड़ा डिसीजन होता है ये, अब मैं जयपुर जाकर के रहूंगा। तो उसकी वाइफ को भी जयपुर लेके आ गया साहब। वो घर वाले रह गए लटकते, अब से पहले सोच रहे थे कि हाँ ये काम करेगी, हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी, नई नई दुल्हन आई है, और वो तो लेकर के कहाँ आ गया, शहर में आ गया। आप अपने ऊपर मत लेना इन सभी जानकारियों को, क्योंकि लागू हो जाती है, काफी ऐसे उदाहरण होते हैं जो लागू हो जाते हैं। तो मैं जस्ट ये कर रहा हूं कि पहली पहली तो सरकार बनी, पहला कार्यक्रम, और पहला कार्यक्रम वही सब बड़े जोश के साथ में पूरे भारत सरकार ने घोषणा कर दी, जिसको नाम रखा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। लेकिन बोलते ना, सिर मुंडवाते ही ओले गिर गए। वो तो नई नई दुल्हन को यहाँ लाया, और यहाँ लाते लॉकडाउन लग गया, इसलिए वापिस उसको घर जाना पड़ गया। मतलब ये हो गया कि ये कार्यक्रम ही असफल हो गया। ये कार्यक्रम ही कैसा हो गया? असफल हो गया। ये उदाहरण जैसे मैं कई बार पिछली बार दे रहा था, लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन के बाद में तो काफी के ऊपर लागू हो गया, जो काफी नीची नजर कर लिए। गुरु जी को कैसे पता चला? मन का नहीं, इसमें ये तो भाई हमें पता है कि लॉकडाउन से पहले शादी हुई होगी, तो लॉकडाउन के बाद में आप लाए होंगे, और लाए होंगे तो सबसे पहले तो ऐसा हुआ होगा। तो एक मतलब, तो काफी लोगों के मतलब चेहरे नीचे हो गए थे। लेकिन फिर मैंने कह दिया कि मन के जो भी उदाहरण है इनका आपके व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है, नोट डाल के नीचे लिख दो, है ना। देखो, मैंने क्या बात बोल दी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम था, भारत सरकार ने चलाया, लेकिन ये असफल हो गया। असफल, कहते हैं सिर मुंडवाते ओले गिर गए, भारत सरकार का पहला कार्यक्रम और वो भी असफल हो जाए। अब एक आपने बात सुनी होगी कि सरकार के हाथ न लंबे होते हैं, काम विलंब से हो सकता है लेकिन होता जरूर है। जैसे जो भी उदाहरण आप ले सकते हो। तो ये असफल हो गया। असफल होने के बाद में सरकार को जब तक पता चला कि चलो ये असफल हो गया, तो यार क्यों हुआ होगा, सरकार ने सोचा होगा, ठाना होगा कि आखिरकार इसका क्या लॉजिक रहा। तो लॉजिक की समीक्षा करवाई जाती है, जांच करवाई जाती है, जांच करवाने के लिए समिति बना लेती है।
सरकार ऐसे नहीं कि भाई कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, समिति बना लेती है। समिति उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, भाई ये असफल क्यों रहा। इसकी असफलता की समीक्षा करने के लिए अगला पॉइंट लिख रहा हूं, ये कार्यक्रम क्यों असफल रहा, इसकी असफलता की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया, और वो भी कब किया, 1957 में। देखो कितने दिनों बाद है, 52 का कार्यक्रम। और रिदम पकड़ाया था, ताकि रिदम से आपको ये याद रहे। भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम, पहला चौपट हो गया, चौपट हो गया। तो इसकी समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया बलवंत राय मेहता समिति कि आप समीक्षा करो कि आखिरकार ये कार्यक्रम क्यों असफल रहा। किसी व्यक्ति को आपके घर पर ही देखना, आपको कोई काम के लिए कहा जाए घर वाले कि जाना रे को वहां से मार्केट से वो चीज लिया, मेरा उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठेगा। आप बाहर निकले हैं, व्हीकल बाहर निकल आए होगा, इतने में अंदर से फिर आवाज आएगी, अरे एक मिनट वापिस आना, और आप बोले एक काम करना, वो जो उधर से आया ना तो उस जगह से ये चीज बोल लिया। कभी भी आप देख लो, एक काम के लिए भेजा जाए तो कोई एक काम एडिशनल, फिर जैसे निकल ही गया, निकल फोन कर देता हूँ, सुना ऐसा करना, वो ऐसे करते हैं, या और भी नहीं तो लास्ट में भी ये बोल देंगे एक बीड़ी का बंडल ही नहीं आना। भाई कुछ भी हो, आते आते बीड़ी का बंडल नहीं आना, मतलब जो भी है। आजकल पता नहीं वो कौन से नहीं मिला के चलते हैं, पुड़िया नहीं आना, तुलसी रत्नी का नहीं आना, जो भी XYZ एक के साथ में एक फ्री काम बताते हैं। हमेशा भारतीयों की आदत रही है। इस समिति का गठन तो क्यों किया कि इसकी असफलता की समीक्षा करो, लेकिन इसको दो काम देती है, एक इसकी असफलता की समीक्षा करो, और दूसरा आप पंचायतों से संबंधित अपना कोई सुझाव प्रस्तुत करो कि भारत की पंचायत राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। दो काम देखो, ये गठन किया, इसको कितने कार्य दिए गए, दो कार्य कितने दिए गए, दो। देखो पहला कार्य CDP, ये शॉर्ट में लिख दिया था मैंने इसलिए ताकि पूरा नाम नहीं लिखना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी असफलता की समीक्षा करें, क्या असफलता की समीक्षा करना। ये तो आपके समझ में आ गया, इसकी असफलता की समीक्षा करना। और दूसरा इसको काम दिया गया वो था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है इससे संबंधित सुझाव देना, इससे संबंधित क्या देना, सुझाव। ये दो काम इसको बलवंत राय मेहता समिति 1957 वाली को दे दिए। एक बार मेरे ख्याल से दोबारा दे देता है, आदमी को अच्छा मिल गया मुझे, कहाँ से मिला। तो देखो 1957 में गठित इस समिति को दो काम दिए गए, पहला कार्य CDP की असफलता की समीक्षा करना, और दूसरा इसको उठा लेता ना पहली बार तो शायद दोबारा नहीं करता है ना, मतलब ये दबाव की नीति को समझाना चाह रहा है। ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में आएगी है, और ये फिक्स कोई हो सकता है तो सॉफ्टवेयर में टाइम सेट कर रहा है इन्होंने, आप ज्यादा समझते इसमें टेक्निकल आदमी हो। दो काम जरूरी है। अब देखो मैं आपको यही समझा देता हूँ, आपकी सही बात समझ में आ जाएगी। CDP की असफलता की समीक्षा करने के लिए जब इसने समीक्षा की भाई क्यों प्रोग्राम ऐसा हो रहा है, आपकी एक ही झटके समझ में आ जाएगी। ये भारत की जनता, ग्रामीण जनता की बात हो रही है, जिसके लिए इस प्रकार का कार्यक्रम, नरेगा जैसा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया है। लेकिन ये ऐसा इसलिए हो गया कि दूध से जले हुए थे, छाछ को भी फूंक कर पी रहे थे। दूध से जले होने का मतलब 1947 तक तो अंग्रेजों से पाला पड़ा हुआ था। अंग्रेज काम करवा लेते थे और पैसे मांगने के स्थान पर ताबूत होती थी, वो जिससे मारते हैं उसको, घोड़े को चाबुक से मारते थे। ज्यादा कोई नाटक करता था तो घोड़े के पीछे घसीटते थे और देते कुछ नहीं थे। इसका मतलब काम करवाने के बाद में उन कार्य का मेहनताना जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। तो लोगों की एक ही दिमाग बैठती है, सरकार सरकार, चोर चोर मुझे भाई। ये नहीं समझे हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है, वो तो जा चुके, हम स्वतंत्र हो गए, आजाद, अभी भी खो गया, वो बैठा हुआ था। सरकार के इस कार्यक्रम में यानी काम करने में एक जना भी परापावड़ी लेकर के नहीं पहुंचा। समझ गए? अब जब काम करने ही नहीं जाएगा तो वेतन कर बैठे कौन देगा? तो प्रोग्राम तो असफल होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति रही कि आप
हाँ दे दो, आप आ जाना 1 बजे आ जाना, फिर 1 घंटे। हाँ ठीक। तो असफलता की समीक्षा करने के बाद में इसने निष्कर्ष निकाला कि लोगों में जागरूकता का अभाव था। लोग अब जागरूक थे ही नहीं कि सरकार हमारी है या पहले वाली है, इसलिए ऐसा हुआ। बोलो आपके समझ में? इसकी असफलता की समीक्षा करते हुए मैं क्या लिखूं? इसके कारण क्या होता है? कारण क्यों असफल रहा? आपने क्या बताया? जागरूकता का अभाव। जागरूकता का अभाव यानी लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए कि हमारी सरकार खुद की बन गई है, इसका सरकार पहले काम करवाएगी, उसके बाद पैसे अवश्य देगी। वर्तमान में नरेगा में एडवांस थोड़ी देते हैं, काम तो 15 दिन पहले 1 महीना पहले होता है, उसके बाद में आता है पैसा, लेकिन भरोसा होता है। बिल्कुल ऐसे निश्चित करते हैं, उनको यही मतलब टेंशन नहीं रहती कि हमारे पैसे डूब जाएंगे, इनको तो काम करने ही नहीं देगी। प्रोग्राम ऐसा होने का कारण बता दिया। अब यहाँ जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सुझाव किसको कहा? इस बलवंत राय ने बोला था कि आप यहाँ पे पुड़िया लिया ना, वो पुड़िया लेके आने वाली बात। आज इतने लोग तो मौकम कैसे आ रहे? पुड़िया लेके आने वाली बात है। हाँ गुरु जी, हाँ निकल गए क्या आप? हाँ तो कब मिलोगे? हाँ हाँ तो ऐसा करता हूँ, मैं क्लास में मैं निकल के बात करता हूँ आपसे ना। दूसरा काम इसको जो बताया है कि पंचायत राज से संबंधित सुझाव देना, टॉपिक को समझना। इसने वास्तव में बहुत अच्छा सुझाव दिया। इसने बलवंत राय मेहता समिति ने क्या सुझाव दिया? दूसरे पॉइंट का जवाब लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसका जवाब तो सामने लिख दिया। इसने कहा कि पंचायत राज का त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? त्रिस्तरीय ढांचा। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पंचायत राज के हेडिंग ऊपर यही है, यहाँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। पंचायत राज के त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव देने वाली समिति कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? बलवंत राय मेहता समिति वर्ष 1957। ये इसने सुझाव दे दिया, त्रिस्तरीय ढांचे का ये सुझाव दिया इसने। और सुझाव देते हुए इसने बताया कि 3 स्तर कौन कौन से होंगे, किस प्रकार के 3 स्तर बता दिए। एक बता दिया निम्न स्तर, एक क्या होगा? निम्न स्तर, एक होगा मध्य स्तर, एक होगा उच्च स्तर। इस प्रकार से 3 स्तर बता दिए। और ये भी बता दिया निम्न स्तर है ना वो ग्राम स्तर पर होगा, निम्न स्तर कहाँ पर होगा? ग्रामीण स्तर पर होगा। मध्य स्तर होगा वो खंड स्तर पर होगा, खंड का मतलब तहसील स्तर पर है, तहसील लेवल पर। और जो उच्च स्तर होगा वो जिला स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा। और इसने तो नाम भी बता दिया सुझाव में, ये बता दिया कि जो ग्रामीण स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो निम्न स्तर होगा उसका नाम ग्राम पंचायत रखा जाए। क्या नाम रखा जाए? ग्राम पंचायत रखा जाए, ये नाम बता दिया। फिर कहा कि जो मध्य स्तर पर, जो खंड स्तर पर यानी तहसील हेडक्वार्टर लेवल पर होगा उसका नाम पंचायत समिति रखा जाए। इसने नाम बता दिया, पंचायत समिति इसका नाम रखा जाए। ये बात क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो उच्च स्तर होता है जिला स्तर पर होगा उसका नाम जिला परिषद नाम रखा जाए, जिला परिषद। इस प्रकार से पंचायत राज का त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव देने वाली समिति कौन सी हो गई? बलवंत राय मेहता समिति। कभी कभी आपने कोई ऐसी स्टोरी सुनी है क्या कि केंद्र सरकार को सुझाव दे रही है समिति को? कभी कभी ऐसी स्टोरी सुनी है क्या कि बारात में दूल्हे में जाने के बाद में दूल्हा वर पक्ष के घर पर पहुंच गया, वधु पक्ष के घर पर पहुंच गया और वहां जाकर के दूल्हे के पिताजी ने किसी ने दहेज की मांग कर दी। और दहेज की मांग करने के बाद में दुल्हन या दुल्हन के परिवार वालों ने मना कर दिया, तो दूल्हा तो बेरंग लौट गया। लेकिन उस लड़की की शादी किसी अन्य के साथ में हो गई, ऐसा सुना है? करते हैं इसलिए करते उसके तेल चढ़ा हुआ रहता है, उस लड़की के तेल चढ़ा हुआ रहता है, इस कारण से उसकी शादी करनी पड़ती है। अब बताओ जो शादी करेगा ना ऐसी परिस्थिति में वो ग्रेट होगा, मतलब यूं कह सकते हैं कि ऐसा मौका उसको नसीब हो गया कि कुछ भी नहीं करना पड़ा, 1 रुपये का खर्चा नहीं हुआ उसे।
किया उसने? कुछ नहीं किया। बस आनंद आनंद में जो भी कोई नई ड्रेस मिली होगी वो ला करके वहाँ बैठ गया, ओम स्वाहा गण गणपताय जो भी आप कैसे बोलते हो, और फेरे लेकर के आ गया, दुल्हन लेके आ गया। ऐसा मौका बोला है मैंने, ऐसा मौका कभी कभी नसीब होता है ना। तो लेकिन ये मौका कब मिला कि जैसे दूल्हा के और बारात बैरन लौट गई और उनके रिश्तेदारों में से, जान पहचान में से, या लड़की के संपर्क वालों में से, या पिताजियों के संपर्क वालों में से कि ऑफर करो और कि ये लड़का आपने जो है ना XYZ आपको समझ लेना ये लड़का भी कमाई है, बढ़िया है, अच्छा रिश्ता है, आपने तो अपनी लड़की के साथ इसके साथ कर दो। तो बताओ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मेरे सब सुनना, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी उस भाई साहब को छप्पर फाड़ के मिली। बस अब आपके समझ में आ गई। यहाँ जाओ, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया और लोग तो सिर्फ सोच विचार कर ही रहे थे। भाई दूल्हा गया, बारात गई, अब किसके साथ होगी, क्या होगा? और उस समय एक भाई साहब हाथों कर तैयारी बताते थे, अपन बैठे तैयार। एक जना उस समय अचानक से डली, जो भी बारात में था, किसमें था कि आई एम रेडी, उसने शादी कर ली। और वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति कौन था? राजस्थान का मुख्यमंत्री। इसने सुझाव दिया इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन अब इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बुलाया किसने? राजस्थान के मुख्यमंत्री। इसके सुझाव सुन लिए, कंडीशन, नियम कंडीशन सारे सुन लिए, कंडीशन इसके अप्लाई हो गए, इसमें सुझाव सारे मेरे अप्लाई है, 30 तारीख को आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें। मतलब दुल्हन ये करीब में शहर में रहूंगी, गांव में नहीं रहूंगी, तो सब ऐसा है अलावा मेरे आपकी ये उदाहरण समझ में आ गया तो देखना। किसने? राजस्थान के सीएम साहब, उस समय राजस्थान के सीएम साहब हुआ करते थे, नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। उस मोहनलाल सुखाड़िया को जैसे ही पता चला ना कि यहाँ पर दहेज की मांग हो रही है, तो ये पहले दहेज विरोधी था। वास्तविकता से नहीं, मैं इस उदाहरण से समझा रहा हूँ, यानी खुद पहले से ही सत्ता का विकेंद्रीकरण का पक्षधर था। ये चाहता था कि सरकार को चलाना हो तो सत्ता को बांट दो। ये चाहता था कि दहेज देने वालों को तो ऐसे भगाओ, ये 1 रुपया लेकर के काम चलाने वाला है। आप उदाहरण दोनों समझ आ रहे हैं ना, दोनों तरफ से। तो इसने तो तत्काल आनंद में लड़की के पिताजी को ऑफर कर दिया कि आई एम रेडी, मैं देख लो, लड़की को बुला लो, आपके घर वालों को दिखा दो मुझे, मैं यहीं बैठा हूँ, यदि आपके बैठता है तो मेरे साथ शादी कर दीजिए। तो इसने लड़की के पिताजी को फोन किया कि देखो साहब मैं यहाँ बैठा हूँ, पंडाल में हूँ अभी। कैसे किया? हेलो, प्राचीन समय में फोन घुमाने वाले ऐसे होते थे, ऐसे पहले रुपया डालो और फिर ऐसे घुमाओ, फिर ऐसे घुमाओ, फिर 5 घुमाना तो 5 को डायल करो, 6 को डायल करो, ऐसे होता था। और फिर उठा करके हेलो, आई एम स्पीकिंग मोहनलाल सुखाड़िया फ्रॉम राजस्थान से। सर यू आर मोस्ट इनवाइटेड 2 अक्टूबर 1959 इन राजस्थान। सामने फोन उठाने वाला था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के प्रधानमंत्री। क्या कह दिया? 2 अक्टूबर को 1959 को राजस्थान में आमंत्रित है टीका काटने के लिए, यानी मेरे लिए याद करने के लिए, यानी इस व्यवस्था को लागू करने के लिए। देखो कितना शानदार मौका का फायदा उठाया। किसने उठाया? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। क्या बोला मैंने कि इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को फोन किया, ये हमारे भारत के समय प्रधानमंत्री थे, इनको उद्घाटन करने के लिए बुलाया। उद्घाटन करने के लिए बुलाया। कहां पर इस व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया? तो बगदरी गांव है, नागौर जिला था, राजस्थान राज्य था। यहां पर सबसे पहले इस पंचायती राज का 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले यह व्यवस्था लागू की गई, यानी शुरू हुई, शुभारंभ, पिता कटा तो शुभारंभ किया। अब बताओ, आपसे पूछ लिया जाए, भारत में उस पूरी शादी में भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। और राजस्थान में भी कौन से जिले में? नागौर जिले के बगदरी गांव में। कौन सी डेट को स्टार्ट हुई व्यवस्था? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर तो मैंने पहले बता दिया कि कोई भी तिथि होगी 2 अक्टूबर याद रखना।
2 अक्टूबर 1959 को। तो देखो इसने सुझाव दिया होगा, सुझाव आया होगा, आगे इसने सुना होगा, सुनते इसने सोचा, कान खड़े हो गए कि शादी तो अपने को करनी है, यानी खुद ही इसके पक्षधर थे, इसलिए इसने इस व्यवस्था को एक्सेप्ट किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्घाटन करने के लिए बुलाया, फीता कटवाया, कितनी देर थी। और यहाँ पर हमारे इतिहास में एक लाइन लिखी जा चुकी है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू राजस्थान राज्य ने की, राजस्थान राज्य ने की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया हमारा। राजस्थान राज्य ने भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया। मान लो 2 की शादी, दोनों भाई आए हो, गौर से सुनना, दोनों भाई आए हो और डिमांड एक ने की और दूसरे नहीं की, और लेकिन परिवार को ये इसके दूसरे वाले को रिजेक्ट कर दिया हो। इधर इसके कोई भाई नहीं हो, इसने तो अपना प्रोग्राम कर लिया, तो उस छोटी वाली बहन की शादी करने के लिए हमें फिर दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। उस समय आंध्र प्रदेश राज्य भी इसी कतार में खड़ा था। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ नहीं, कहीं गया हूँ, एक लाइन और लिखूँ फिर खींचना भी। तो उसने कहा कि मैं 2-3 दिन बाहर गया हूँ, आता हूँ, मैं कर लूँगा शादी। ऐसे करके 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया। लेकिन यह तो आनंद फानंद में किया गया था, न तो इसके लगन आया, न इसने कोई जीवन किया, न ये कोई बारात लेकर के आया, इसने तो आनंद फानंद में किया। उसको तो टाइम मिल गया ना, उसको टाइम मिल गया, इसलिए उसने इस व्यवस्था को संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया। यहाँ तो केवल एक जगह पिता कटा, उसने तो पूरे राज्य में। तो प्रश्न कैसे बनेगा? भारत का प्रथम राज्य जिसने पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम लागू किया, प्रथम राज्य और संपूर्ण राज्य, तो आंध्र प्रदेश। डेट हो जाएगी 11 अक्टूबर, इसकी जगह क्या हो जाएगी 11। तो देखो भारत का प्रथम राज्य, यहाँ भी प्रथम राज्य लिखा था मैंने, प्रथम राज्य जिसने अच्छा उल्टा लिखिएगा, दहेज मांगेंगे तो ऐसे करेंगे, जिसने इस व्यवस्था को जिसने इस व्यवस्था को संपूर्ण राज्य में, ये पहले संपूर्ण राज्य में लागू किया। और इसका जवाब आपने क्या दे दिया? 11 अक्टूबर वर्ष 1959, और नाम हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो अब आपकी समझ में आ गया कि संपूर्ण राज्य में इस व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य तो कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। और भारत में पंचायत राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य हो गया राजस्थान, और संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। और त्रिस्तरीय ढांचे को सुझाव देने वाली समिति होगी बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 2 कारणों से हुआ था। पहला कारण था सीडीपी की असफलता की समीक्षा करना, दूसरा पंचायत राज का ढांचे का सुझाव देना। 3 स्तरीय ढांचे की इसमें सुझाव दी, जिसने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसी व्यवस्था इसने बताई। एक परिवार में 3 भाई हो, माता पिता का स्नेह निश्चित तौर पर किसी न किसी को ज्यादा होता है। हालांकि ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि सबको समान मानते हैं माता पिता, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं दिल और दिमाग में उनके एक के प्रति स्नेह ज्यादा होता है। चाहे छोटे के प्रति हो जाए, बड़े के प्रति हो जाए। बड़े के प्रति जैसे पूरी जिम्मेदारी मेरे बड़े बच्चे के ऊपर है, क्या क्या करेगा, और छोटे वाले को बड़ा लाडला प्यारा। और कई बार बीच वाले के ऊपर आ जाए, साहब उसकी औरत अच्छी आ गई, बढ़िया हमारे को खाना दे रही है, तो इसका मतलब उसकी भी आ जाए। प्रश्न यहाँ से मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय जो ढांचा का सुझाव दिया है, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा महत्व इसने किस स्तर को दिया है? तो बड़ी बोली कौन सी होगी? बीच वाली व्यवस्था को इसमें सबसे ज्यादा महत्व दिया है। ये चिन्ह क्यों लगाया?
पंचायत राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के सुझाव में बलवंतराय मेहता समिति ने सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस स्तर को दिया है? मध्य स्तर। मध्य स्तर का मतलब पंचायत समिति को याद रह जाएगा। और ऐसे 3 स्तर ढांचा और 3 स्तर देख लो, ये अंगुली बड़ी होगी, चाहे इस ब्रह्मांड के किसी भी व्यक्ति की देख लो तो 3 अंगुली में ऐसे ही करते हैं, ऑब्वियसली ये बड़ी होगी। सर किसके बीच में से कटी हुई है तो? हाँ ऐसे प्रकृति का विधान बता रहा हूँ, बाकी आप पीछे विधान है। तो बोलो समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा उदाहरण था, आपके अच्छी तरह से आज समझ में आई है। आज की ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब नींव आज आपकी पक्की हो गई। अब इसके ऊपर मैं बनाऊंगा कमरा, बढ़िया शानदार बिल्डिंग बनाऊंगा कांच वाली, वो कल बनेगी। ठीक है, आज इसको बढ़िया तरीके से ऐसे लिख दो, रिपीट करने का